ओवैसी का संकेत साफ है कि अब चुनावों में AIMIM केवल दरी नहीं बिछाएगी, बल्कि अब बराबरी चाहिए। दरअसल यूपी में AIMIM ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM का फोकस उन 40 सीटों पर ज्यादा है जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। यही वजह है कि यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले ओवैसी ने बहराइच, बिजनौर जैसे जिलों से शंखनाद किया था, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए सीधी चुनौती की तरह देखा जा रहा था। और अब तो ओवैसी सीधे अखिलेश को संदेश दे रहे हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। बराबरी की बात हो रही है तो गठबंधन करना जरूरी है, जिसके लिए ओवैसी का ऑफर भी रेडी है। AIMIM चीफ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक बार फिर गठबंधन का ऑफर दे दिया है। संदेश दिया है कि उनकी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सपा के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन फैसला समय रहते होना चाहिए। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? ये लोग तैयार नहीं है। यूपी की 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक है। करीब 70 सीटों पर मुस्लिम 20% से 30% के बीच हैं। 43 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। 36 सीटों पर मुस्लिम अपने बूते जीत सकते हैं। और अब इन्हीं सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। लेकिन ओवैसी की यही ख्वाहिश समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी, क्योंकि सपा इन सीटों को अपना मजबूत गढ़ मानती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं और कितने 100 समथिंग जो है वो पेपर लीक हुए हैं। तो पेपर लीक होना, सरकार अपनी नाकामी को छुपाना क्यों चाहती है? उस बीमार का तो इलाज हो जाता है जिसे अपनी बीमारी का पता हो, लेकिन बीमारी का इलाज अपना ढूंढकर उसका समाधान ना करें, इलाज ना करें, उन गलत लोगों को ना पकड़ें जो पेपर लीक करते हैं, तो ये और रास्ता दिखाने के मुतरादिफ है कि उनके लिए रास्ता हम दिखा रहे हैं कि आप करते रहिए इस तरह का। अब सवाल है कि क्या ओवैसी 2027 में विपक्ष को मजबूत करेंगे या फिर पूरा खेल बिगाड़ेंगे। हालांकि सत्ता पक्ष इस पूरी कवायद के पीछे वोट बैंक और तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा है। देखिए, कल तक था भाईजान के बीच में कंपटीशन, अब हो रहा है मियाओं का कोलैबोरेशन। ये मियां भाईजान कोलैबोरेशन है क्योंकि इनको पता है कि ये दोनों एक ही वोट बैंक की थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही वोट बैंक के सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों यूसीसी का विरोध करते हैं, दोनों हिंदू आस्था को गाली देते हैं, दोनों महिला अधिकारों का विरोध करते हैं, दोनों आतंकियों की पैरवी करते हैं, दोनों सेना के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। तो इतना कॉमन ग्राउंड है इन दोनों में, तो इन दोनों ने बोला कि क्यों हम अलग अलग रहे। तो हम साथ साथ है होने की ये कोशिश है, और चुनाव हो जाते हैं तो हम आपके हैं कौन हो जाते हैं। पर ये दोनों एक ही है, ये यूपीए में भी दोनों साथ में ही थे और अभी भी साथ में, कोई हैरानी की बात नहीं। असदुद्दीन ओवैसी हो या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सबका एक ही प्राथमिक एजेंडा है कि हिंदुओं के भीतर कैसे जातीय उभार करो, विभाजन करो और मुसलमानों को गोटबंद करो, मजहबी तुष्टीकरण करो। एक ही एजेंडे पर मिलकर के राजनीति करते हैं। तो गठबंधन भी कर ले तो कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार मोदी जी के और योगी जी के काम के आधार पर, विकास के आधार पर वोट मांगेंगे। और जो कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन था या जैनजी जिसमें थे, उसको छोड़ के अलग जाकर के बात करी, अलग प्रदर्शन करा और इस तरह की कोशिश करी बयान देने में विपक्ष की सारी पार्टियों ने,
जिससे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी या सरकार के लोग गुस्सा करके और खुंदक में आ जाएं और जैन जी के फेवर में काम ना करें। उनकी ये राजनीति फेल हुई। एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी। सांसद प्रमोद तिवारी ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं। अगर एक बेहतर शिक्षा मंत्री लाते तो लोग कहते कि धर्मेंद्र प्रधान अब ऐसा लाए हैं जो संसदीय कार्य विभाग देख रहा था, हमने अपनी आंखों से देखा, नहीं चला पाया, मोदी जी निकाल दिया उसको। और मंत्रालय दिए, नहीं कर पाए, निकाल दिया उसको। अब जानबूझ कर दिया गया है कि उससे छोटी लाइन खींचो जब ऊपर वाली बड़ी दिखाई पड़े। तो ये तो धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा भ्रष्ट और अक्षम है। यूपी में 80-20 को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच मौलाना साजिद रशीदी ने ओवैसी को ही आड़े हाथों लिया है। ओवैसी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव करने का आरोप लगाया है। और ये नहीं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सारी, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट होगा वहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और MIM और जितनी भी पार्टियां हैं वो तमाम की तमाम अपना एक एक कैंडिडेट दे देती हैं। अगर आप मुसलमानों के हितैषी हो, सारे मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक कैंडिडेट दो, दूसरा नहीं आना चाहिए। देखो कैसे नहीं जीतेगा। 70 सीटें हैं यूपी में जिनमें मुसलमान प्रभाव डाल सकता है। सवाल है कि अब यूपी में बराबरी को लेकर तेज होती इन मांगों का विपक्ष पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से बराबरी की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ अब ओवैसी की निगाहें भी समाजवादी पार्टी पर हैं। AIMIM का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2017 में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक सीट को छोड़कर सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। फिर 2022 में 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 94 सीटों पर जमानत जब्त हुई। लेकिन इन सीटों पर AIMIM प्रत्याशी होने का नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा था। और अब ओवैसी फिर से 2027 के लिए हुंकार भर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं। तो क्या ओवैसी यूपी में गेम बदल पाएंगे? और अगर बदलेंगे भी तो किसका बदलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।